हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप दिसंबर बैच के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि आपको ज्वाइन करना है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वर्ड है वो डिराइव किया गया है कहां से? वर्ड जस्ट नेचुरल से, जो कि एक रोमन लॉ का वर्ड है, क्लोजली रिलेटेड है किससे? कॉमन लॉ से एंड मॉरल प्रिंसिपल से, बट नॉट कोडिफाइड। एक ऐसा लॉ ऑफ नेचर है जो कि कहीं से भी किसी भी स्टैट्यू में डिराइव नहीं किया गया, किसी से भी हम डिराइव नहीं करते, किसी भी स्टैट्यू और कॉन्स्टिट्यूशन से। जो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है बहुत ही ज्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं किसी भी जुडिशरी या हमारे जुडिशियल, नॉन जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में जो भी किसी भी मैटर को एडजुडिकेट करें, उसमें जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं किसका? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। नेचुरल जस्टिस सिंपली इसका क्या मतलब होता है कि एक सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन देना, ठीक है, और पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना किसी भी मैटर को डिसाइड करने के लिए। समटाइम इट डज नॉट मैटर व्हाट इज रीजनेबल डिसीजन। कभी कहीं कहीं आपको केसेस में देखने को मिल सकता है कि क्या रीजनेबल डिसीजन है, हम उसको कहीं कहीं जो है वो इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अंत में जो मायने रखता है वो है इसका प्रक्रिया, कि कौन से, यदि हम रीजनेबल डिसीजन लेना चाहते हैं तो हमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और बेसिकली नेचुरल जस्टिस के 3 रूल हैं, एक तो है हेयरिंग रूल, दूसरा है आपका बाइस रूल, और तीसरा है रीजन डिसीजन। हेयरिंग रूल में आता है कि इसमें बताया गया कि हर एक पर्सन को, जिसका भी कोई मैटर कोर्ट में चल रहा होगा, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के सामने चल रहा होगा, इसमें बोला कि व्हिच स्टेट दैट द पर्सन पार्टी हु इज इफेक्टेड, जो कि इफेक्टेड है किसी डिसीजन से, ठीक है, तो बाय पैनल और एक्सपर्ट मेंबर को फेयर अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, किसको? जिसका भी वहां पर मैटर चल रहा है, ठीक है। जो भी केस की पार्टीज होंगी उनको फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, दोनों पार्टीज को, ताकि वो अपना रेलिवेंट पॉइंट रख सके अपने आप को डिफेंड करने के लिए। फिर है बायस रूल। बायस रूल में ये बोला गया कि जनरली पैनल ऑफ एक्सपर्ट जो है वो क्या होनी चाहिए? बायस फ्री होनी चाहिए, मतलब पक्षपात जो है वो ना करे। डिसीजन जो भी लिया जाए वो फ्री होना चाहिए, फेयर मैनर में होना चाहिए, ताकि वो फुलफिल करे रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। और थर्ड क्या बोला है? रीजन डिसीजन, कि जो भी पार्टी है वो इंटाइटल है ये जानने के लिए कि क्या पर्टिकुलर रीजन था, जिसको जिससे मतलब कौन से पर्टिकुलर इशू थे, कौन से पर्टिकुलर रीजन था जिसको देखकर जो है अथॉरिटी ने ये ऑर्डर दिया, डिसीजन दिया, जजमेंट दिया, ठीक है। और वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड्स क्या क्या थे, ये होता है रीजन डिसीजन। अब देखते हैं कि वो रीजन कहां से आया है हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वेरी ओल्ड कंसेप्ट है, ठीक है, और ओरिजिनेट हुआ है अर्ली एज में, और रोमन और ग्रीक के टाइम में भी वो भी बहुत फैमिलियर थे इस कंसेप्ट से, और धीरे धीरे जो है वो कौटिल्य नित्य शास्त्रों में भी हमें पता चला है कि उनको भी काफी ज्यादा नॉलेज था कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। वो ये कहते थे कि कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस अपनाना चाहिए, कभी भी आप कोई भी एक्शन ले रहे हो जिसमें कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो हर किसी पर्सन को इन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। फिर है लेटर ऑन ये कंसेप्ट जो है ओरिजिन थोड़े थोड़ा टाइम में ग्रोथ हुई, और उसके बाद इसको इंग्लिश जूरिस्ट ने एक्सेप्ट किया, और द वर्ड नेचुरल जस्टिस जो है हमने डिराइव किया रोमन वर्ड जस्ट नेचुरल से, which plan the principle of natural justice law, natural law and equity। अब बात करते हैं कुछ एक केस लॉ है, जैसे कि नेचुरल जस्टिस सेंस है, कि नेचुरल जस्टिस क्या है, एक हमें ये बताता है, एक ऐसा सेंस है जो कि बताता है व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एक केस है मोहिंदर गिल से सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था जो कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस है, ठीक है, और एवरी एक्शन जो भी जुडिशियल के द्वारा लिया जा रहा है, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के दौरान जो डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है, उसमें जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए, ठीक है। पर्पस क्या है इस प्रिंसिपल के? प्रोवाइड करना इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, कि समान सुनवाई का जो है वो अवसर देना।
कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, निष्पक्षता की अवधारणा, और फुलफिल करना गैप को और लूपहोल को, जो भी लॉ में जो है गैप और लूपहोल रह गए हैं। प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट को और बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो प्रोटेक्ट करना, और किसी भी पर्सन के साथ अन्याय ना हो। बात करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, ये बोला है कि जो भी डिसाइडिंग अथॉरिटी होगी वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम बाइस, पार्टी को जो है वो फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए उनको सुनवाई की, और साथ ही साथ ऑल रीजन और डिसीजन कि जिस कौन सा ऐसा रीजन था जिसको देखकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी जो कि डिसाइड कर रही है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया। कोर्ट शुड बी इन्फॉर्म द कोर्ट टू रिस्पेक्टिव पार्टीज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रीजनेबल और जस्टिफिएबल जजमेंट देने के लिए क्या पर्पस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को यदि अपना रीजनेबल और जस्टिफिएबल जजमेंट देना है तो उसको चाहिए कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन करे। द मेन पर्पस क्या है नेचुरल जस्टिस का? प्रिवेंट करना एक्ट ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, मतलब किसी के भी पर्सन के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। एक पार्टी है, ठीक है, एक कमेटी है, सॉरी, ठीक है, कमेटी है मिनिस्ट्रियल पावर, उन्होंने 3 एसेंशियल प्रोसीजर दिए थे, रिलेटेड थे किससे? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। पहला है नो वन शुड बी जज इन ओन मैटर, कि कोई भी पर्सन अपनी ही मैटर में जज नहीं होगा। दूसरा बोला है कि नो वन कैन कंडेम एन अनहर्ड, किसी को भी अनसुना नहीं रहने दिया जाएगा। और फिर थर्ड बोला था कि पार्टी जो भी है केस की वो इंटाइटल है ये जानने के लिए कि एवरी रीजन और डिसीजन जो अथॉरिटी के द्वारा लिया जा रहा है। अब बात करते हैं कब क्लेम कर सकते हैं। तभी क्लेम करेंगे जब हमारे किसी राइट की वायलेशन होगी। ठीक है, यहां पर बोला है कि नेचुरल जस्टिस को हम तब क्लेम कर सकते हैं जब एक्टिंग जुडिशियरी और क्वासी जुडिशियरी लाइक पंचायत, ट्रिब्यूनल, ठीक है, ये जब अपनी डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, मॉरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो नहीं देख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बायस हो रहे हैं। तो हम ऐसी केस में, ऐसी सिचुएशन में जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को, और ये बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो एप्लीकेबल नहीं किया गया था जब हमारा मैटर सुना जा रहा था, मतलब हमें सुना ही नहीं। फिर एक केस है प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास अडवाणी का। ठीक है, यहां पर ये हेल्ड किया गया था कि इट वाज सेड दैट द नेचुरल जस्टिस विल बी एप्लीकेबल ऑन स्टैट्यूटरी और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि लीड करता है फेयरनेस और जस्टिस को। इफेक्ट क्या है इसके? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, सिविल कॉन्सिक्वेंसेज, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शन, फेयरनेस ऑफ इन एक्शन एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ठीक है, इसके अलावा बोला है कि ये केस है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल वर्सेस घनश्याम का। एक स्टूडेंट था, ठीक है, एक स्टूडेंट था जो कि चीटिंग करते हुए पकड़ा गया एग्जामिनेशन हॉल में, और वैसे ही जो पकड़ा गया उसके बाद उसको जो है वो नेक्स्ट एग्जाम नहीं देने दिया गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि स्टूडेंट की खुद की गलती थी और जिसके कारण वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल नहीं करेगा एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ। एक और केस है हाई वाटर मार्क केस, यूरेशियन इक्विपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इस केस में क्या हुआ था, जो एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि बिना हम कोई वैलिड रीजन दिए और वैलिड ग्राउंड दिए आप किसी को भी ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आप उनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी, फर्दर उनको अपॉर्चुनिटी दो सुनवाई की। ठीक है, और रूल क्या है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन मैगजीन को याद रखिएगा, नेमो जुडक्स इन क्वाजा सुआ, ऑडी अल्टरम पार्टम और रीजन डिसीजन। ठीक है, इसमें ये बोला है कि नेमो जुडक्स इन क्वाजा सुआ का क्या मतलब होता है कि नो वन शुड बी जज इन ऑन मैटर, कि अपनी ही केस में कोई पर्सन जज नहीं हो सकता, क्योंकि ये वायलेट करता है रूल ऑफ वॉइस को। मतलब हो सकता है कि यदि कोई किसी पर्सन का अपना ही मैटर वहां कोर्ट में चल रहा है और वो खुद ही जज है, तो वहां पर तो वो बायस कर ही देगा, पक्षपात कर ही सकता है। बायस का क्या मतलब होता है? मीन एन एक्ट विच लीड टू अनफेयर एक्टिविटी, एक आप ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि अनफेयर एक्टिविटी, अनुचित गतिविधियों की ओर जो जाता है, इन अ कॉन्सियस और अनकॉन्सियस स्टेट इन रिलेशन टू द पार्टी और पर्टिकुलर केस। ठीक है, और ये देयरफॉर इट इज नेसेसरी है कि जब भी जो है मैटर सुना जाए वो इम्पार्शियल होकर सुना जाए, और जब जजमेंट दी जाए वो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और रिकॉर्डेड एज पर द केस, उसी के बेसिस पर जो है वो जजमेंट दी जाए। टाइप ऑफ बायस क्या होते हैं? जब हमने देखा कि पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात किस तरह के हो सकता है? पर्सनल बायस भी हो सकता है, पैक्यूनरी भी हो सकता है, सब्जेक्ट मैटर भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, पॉलिसी नोशन भी हो सकता है।
पर्सनल बाइस क्या होता है, जब डिसाइडिंग अथॉरिटी का रिलेशन जो है वो दूसरी केस की पार्टी के साथ हो, किसी भी तरह का रिलेशन हो, ठीक है, चाचा मामा ताया कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कि पर्सनल वाइज तब अराइज होता है फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन द पार्टी और डिसाइडिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो कि ये बताता है कि वहां पर डिसाइडिंग अथॉरिटी डाउटफुल सिचुएशन में आ सकती है। ये हो सकता है कि वहां वो अनफेयर एक्टिविटी या उनकी जजमेंट देते समय उसके फेवर में जो है वो जजमेंट दे दे जो उसका रिलेटिव है, ठीक है। सच इक्वेशन अराइज ड्यू टू द वेरियस फॉर्म ऑफ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, ठीक है, और इस तरह का बायसनेस जो है हमें देखने को मिल सकता है यदि और किसी भी पर्सन के साथ इस तरह की यदि उनके मैटर को सुना जा रहा था तो इस तरह का बायस उनको लगता है, तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेशन आप इस मैटर को जो चैलेंज कर सकते हो, मतलब अपनी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो चैलेंज क्लेम कर सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो भी लिया गया वो ग्राउंड ऑफ पर्सनल बाइस के बेस पर लिया गया, तो ये नेसेसरी है कि उनको रीजनेबल रीजन देना पड़ेगा कि फॉर बायस का, ठीक है। फिर बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि वन ऑफ द मेंबर, यहां पर एक केस है जहां पर क्या था कि एक कमेटी थी, पैनल जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी का एक पैनल में एक मेंबर था, ठीक है, वो उस कैंडिडेट का क्या था, भाई था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पूरे को पूरे पैनल के सदस्य, मतलब पैनल को के सिर्फ एक मेंबर होने के नाते, मतलब पैनल कमेटी का एक मेंबर होने के नाते जो कि उस कैंडिडेट का भाई है, आप पूरी की पूरी प्रतियोगिता को जो है वो आप स्क्वैश नहीं कर सकते, जो सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा का पूरा जो भी हो चुका है आप उसको क्वैश नहीं कर सकते। बट ये हो सकता है कि वो पर्सन वो मेंबर जो यदि अवॉइड करना चाहता है बायस को, तो वो ये कर सकता है कि वो उस जब उसके भाई की टर्न आएगी तो वो बाहर जा सकता है, ये बोल सकता है कि रिस्पेक्टिव मेंबर से कि ये मेरा ब्रदर है और आप खुद जो है वो इसका सिलेक्शन आप उसको खुद देखो कि ये सिलेक्ट होने वाला पर्सन है या नहीं। ये केस में हेल्ड हुआ था रामानंद प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। पेकुनरी वाइज का आपको देखने को मिल सकता है, जब डिसाइडिंग अथॉरिटी का जो है वो किसी भी तरह से फाइनेंशियल बेनिफिट हो किसी पार्टी के साथ, तब भी आपको पेकुनरी वाइज देखने को मिल सकता है। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि वो उस केस को डिसाइड कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का केस चल रहा है जी, प्रॉपर्टी तो खुद डायरेक्टली लिंक कर दी है किससे, डिसाइडिंग अथॉरिटी से। एक केस है मुरलीधर वर्सेस कदम सिंह का, यहां पर कोर्ट ने रिफ्यूज किया था, क्वाश किया था डिसीजन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल, और इस ग्राउंड पर कि जो चेयरमैन की वाइफ थी वो मेंबर थी कांग्रेस पार्टी की, जो कि उसको डिफीट किया गया था, याचिकाकर्ता ने जो है वो उसे हराया, ठीक है। डिपार्टमेंटल वाइज आपको देखने को मिल सकता है कि जब आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंट के बोलता है कि ये पर्सन जो है वो हमारे डिपार्टमेंट में काम करके गया है, जॉब करके गया है, तो उस वहां पर आपको डिपार्टमेंटल वाइज देखने को मिल सकता है, ये वेरी कॉमन है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, ठीक है, एंड इट इज नॉट चेक्ड इफेक्टिवली एंड ऑन एवरी स्मॉल इंटरवल पीरियड में, और इसका नेगेटिव कंसेप्ट है और कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस के लिए नेगेटिव है, और बोला है कि ये हमें जो है वो कई बार देखने को मिल सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस में, और पॉलिसी नोशन की वो डिसाइडिंग अथॉरिटी उस मैटर को जो है वो डिसाइड कर रही है, और ऐसी पॉलिसी के से जो है रिलेटेड है वो मैटर जो कि जिससे डायरेक्टली लिंक क्या है आपका, जिससे डायरेक्टली लिंक किसका है या डायरेक्टली बेनिफिट किसका है उस पॉलिसी से, डिसाइडिंग अथॉरिटी का बेनिफिट है, ठीक है, तो वहां पर आपको ये बायस देखने को मिल सकता है। अब ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम क्या है, इस ये बोला ये सिंपली इंक्लूड करता है थ्री लैटिन वर्ड, बेसिकली इसका क्या मतलब है कि नो वन कैन बी कॉन्डेम्न टू और पनिश बाय द कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने आप जो है उसको पनिश नहीं कर सकते, फेयर अपॉर्चुनिटी दिए बिना जो है बिना उसको सुने आप जो है उस पर्सन को पनिश नहीं कर सकते। इन मेनी जुरिस्डिक्शन में आपने देखा होगा कि बल्क ऑफ केसेस जो है वो अनडिसाइडेड ही रहता, सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अनडिसाइडेड ही छोड़ दिए जाते, ठीक है। और लिटरल मीनिंग क्या है इस रूल का, बोले है कि रूल ऑफ बोथ पार्टीज, ये रूल जो है ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम ये दोनों पार्टी के लिए एप्लीकेबल है, जहां पर उनको फेयर चांस दिया जाए अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट करने का और अपना रेलिवेंट पॉइंट रखने का, ताकि फेयर जो है वो अपॉर्चुनिटी उन दोनों को मिल सके और फेयर ट्रायल जो है वो केस का हो सके। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि प्योर है
और ये कहता है कि बिना उसको फेयर अपॉर्चुनिटी आप उसको पेनलाइज नहीं कर सकते, उसको पनिश नहीं कर सकते, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको और प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा ताकि वो पार्टी अपने आप का डिफेंस रखने के लिए जो है अपने केस को प्रेजेंट कर सके। इट ऑल्सो नॉन एज अ रूल ऑफ फेयर हियरिंग, जिसको हम रूल ऑफ फेयर हियरिंग के नाम से जानते हैं। और कंपोनेंट क्या क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका इशुएंस ऑफ नोटिस। अब देखते हैं कि जब हमारी प्लेंटिव साहब प्लेंट फाइल करते हैं तो डिफेंडेंट को समन जाता है, ठीक है, कि आप कोर्ट में आओ। उसके बाद उनको प्रॉपर टाइम दिया जाता है 30 डेज का रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। यहाँ पर कोई भी मैटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ हम जुडिशरी की ही बात कर रहे हैं, इवन हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल की भी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या इशुएंस ऑफ नोटिस होगा कि वैलिड और प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। और ये भी बोला गया है कि जो नोटिस होगा उसमें पूरे के पूरे तथ्य लिखे हों, जो भी उस मैटर, जो भी उस केस के पूरे फैक्ट हैं वो सब कुछ लिखा हो। ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन के, जैसे क्रिमिनल केस है तो किसी पर्सन को इस नोटिस में जो है वो कुछ एक सेक्शन कम लिखे हैं, ठीक है, मतलब उस पर कम चार्जेस वहां पर लगाएं और बाद में आप केस की फाइल कोर्ट में फाइल देखें तो उस पर जो तो बहुत ज्यादा चार्जेस लगे। तो बोले वैलिड और प्रॉपर नोटिस होना चाहिए और उनको रिक्वायर पार्टी को और ऑफ द मैटर और टू फर्दर प्रोसीड विद द प्रोसीजर और फेयर ट्रायल मेथड जो है अपना सके। और एक केस है फैजल भाई वर्सेस कस्टोडियन का, ठीक है। यहां पर ये बोला है कि इवन इफ द स्टैट्यूट डज नॉट इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ इशूइंग ऑफ द नोटिस, बोला है इवन कि किसी भी स्टैट्यूट में, देखोगे सीपीसी में तो हमें पूरा बताया गया है कि प्रॉपर दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगा, लेकिन कोई ऐसा लॉ भी है जहां पर कोई ऐसा प्रोविजन बताया नहीं गया, इशुएंस ऑफ नोटिस का कोई प्रोविजन है ही नहीं, वहां पर भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या करेगी, दूसरी पार्टी को नोटिस देगी यदि उसको रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियमों का पालन करना है। तो एक और केस है कंधा वर्सेस मलाया, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ मलाया, ठीक है। तो यहां पर जो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि नोटिस जो भी आप डायरेक्टली जो कि आप दोगे वो डायरेक्टली होना चाहिए, क्लियरली स्पेसिफाई किया होना चाहिए, ठीक है, और सब कुछ फैक्ट सर्कमस्टांसेस सब कुछ उस नोटिस में लिखा हो, जो भी केस के मैटर हैं फैक्ट हैं वो सब कुछ लिखा हो, और दूसरी पार्टी को अपना डिफेंस रखने के लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन जो है वहां पर ना हो सके, ठीक है। अब फिर ये बोला कि जो भी नोटिस आप दोगे उसमें जो कि उस पर ओरिजिनल में अक्यूज पर जो चार्जेस लगे ना वो सब कुछ आपको वहां मेंशन करने पड़ेंगे। और एक बार उस पर्सन को वो नोटिस चला गया, ठीक है, तो उस नोटिस में जो भी चार्जेस जो भी फैक्ट लिखे हैं उसी के बेस पर जो है वो कोर्ट में केस जो है वो उसका डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। नोटिस शुड बी विद रिगार्ड टू द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन प्रोसीडिंग टू बी, ठीक है, और ही कैन ओनली पनिश ऑन दैट, और उसको पनिश भी उन्हीं चार्जेस के लिए किया जाएगा जो कि मेंशन होंगे हमारे इस नोटिस में। दूसरा बोला कि राइट है उसको क्या करने का, अपने केस को प्रेजेंट करने का और एविडेंस देने का। बोला जब उसको नोटिस दे दिया, ठीक है, तो उस नोटिस के रिसीव करने के बाद उसको रीजनेबल पीरियड दिया जाएगा, टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप प्रिपेयर करो और प्रेजेंट करो अपने केस को रियल और इफेक्टिव मैनर में, ठीक है, ठीक है। और द रिफ्यूजल शुड नॉट बी डन ऑन अनरीजनेबल ग्राउंड की, और जो रिफ्यूजल है जो है, ठीक है, कि इनकार जो अनुचित आधार और मनमानी के कारण जो है नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आपको पूरा प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है नोटिस के बाद भी कि आपको प्रॉपर टाइम दिया है, आप अपने केस को प्रेजेंट करो और कोर्ट में इस पर्टिकुलर डेट को आओ और अपना डिफेंस रखो। फिर बोला कि राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन, ये भी एक हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, कि फेयर हियरिंग में जो है वो इंक्लूड होता है राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन और स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी, ठीक है। यदि कोई ट्रिब्यूनल जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डिनाई कर रहा है तो ये वायलेशन कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। और ऑल नेसेसरी कॉपीज जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिए जाएंगे वो दोनों पार्टीज को बराबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी ने रिटन स्टेटमेंट दी दी और दूसरी पार्टी को उसकी कॉपी ही नहीं मिली, या कोई भी एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, ठीक है, जो भी उस किसी भी मैटर को डिसाइड कर रही है तो उस अथॉरिटी का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों पार्टीज को प्रॉपर कॉपीज मिले। और क्रॉस एग्जामिनेशन बताया गया है अंडर सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस
है वो क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई भी किया जा सकता है। यहाँ पर एक केस है हरिनाथ मिश्रा वर्सेस आपका राजेंद्र मेडिकल कॉलेज का, ठीक है। यहाँ पर एक मेल स्टूडेंट था, उस पर चार्जेस लगाए गए थे कि वो इंडिसेंट बिहेवियर करता है फीमेल स्टूडेंट के साथ, ठीक है। सो उसको राइट है, बोले यहाँ पर जो है वो राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई कर दिया गया था, क्योंकि इससे जो है वो एम्बेरसमेंट हो सकती है फॉर द फीमेल स्टूडेंट की। तो ये बोला था कि ये वायलेशन नहीं है हमारे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। और एक और केस है गुरबचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पर ये बोला गया था कि यदि कोई ऐसा मैटर है जहां पर नेसेसरी है आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखना जो है वो जरूरी है, कि उससे जो है उसकी लाइफ और प्रॉपर्टी को जो खतरा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट भी किया जा सकता है। और ये सॉरी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कि इस केसेस में इन सब मैटर में क्रॉस एग्जामिनेशन को डिनाई भी किया जा सकता है और ये वायलेशन नहीं होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। फिर है कि उसको राइट दिया जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, ठीक है। उसको ये भी अधिकार दिया जाएगा, बोले जब हम प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी करेंगे तो अपनी पार्टी के पास राइट है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो चुन सकता है, ठीक है। उसको ये अधिकार भी कि वो एक ऐसे पर्सन को प्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में जो कि एक लीगली ट्रेन पर्सन है, ठीक है। और इसके लिए उसे किसी भी तरह से कोई पर्सन डिनाई नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेप्शन भी है कि कब कब हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को जो है वो नहीं अपना सकते हैं, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी आपका पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाएगा, एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, नेचर ऑफ द केस इज नॉट ऑफ द सीरियस काइंड, यदि केस ऐसा है कि वो भी बहुत ही ज्यादा सीरियस काइंड का नहीं है तभी आप जो है इसको इग्नोर कर सकते हो। अवेलेबिलिटी क्या है कि नेचुरल जस्टिस जो है एप्लीकेबल होता है फॉर सम ऑफ द पॉइंट कोर्ट एक्सेप्ट टू एक्स पार्टे, ठीक है। और ट्रिब्यूनल अथॉरिटी इंटरेस्टेड विद द डिस्क्रिशन बट सब्जेक्ट टू द लीगल लिमिटेशन, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड ग्राउंड क्या है, रीजन डिसीजन। यहां पर बोला है पार्टी जो भी है केस की वो क्या करेगी, चांस से उसको जो है वो चांस है, मतलब उसको राइट है ये जानने का बिफोर द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट, ये जानने का अधिकार है कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर फैक्ट था, क्या उसके रीजन थे जिसके कारण अथॉरिटी ने जो है वो उसके केस को यदि अस्वीकार कर दिया, तो यदि डिसाइड कर दिया तो उसको क्या डिसीजन दिया, किस बेसिस पर उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में डिसीजन दिया। ये सेटिस्फैक्टरी पार्ट ऑफ द पार्टी है जो कि अगेंस्ट हुम द डिसीजन इज मेड, ठीक है। यहां पर बोला कि ये पार्टी के का एक संतोषजनक हिस्सा है जिसके खिलाफ जो है वो निर्णय लिया गया, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कोर्ट की कि वो जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी आर्बिट्रेरी एक्शन लिए जा रहे हैं, कोई भी अपने केस की प्रोसीडिंग है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करे, कि जैसे कोई भी पार्टी आप देखेंगे कि रियल कोर्ट में भी क्या होता है कि आप उस कोर्ट में कोई भी नकल लेना चाहते हैं, जैसे कि प्रोसीडिंग ऑर्डर की कोई कॉपी लेना चाहते हो तो वो डायरेक्ट आप एक फॉर्म फिल करके उसका ऑर्डर या नकल ले सकते हो, ठीक है, कॉपी ले सकते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोर्ट की, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा सेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच। और ये हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि किसी भी पर्सन को जो है वो कोई भी पर्सन अपने ही केस में जो है जज नहीं होगा, ठीक है, जिसमें हमने बायस के रूल देखे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ऑडी अल्ट्रम पार्टनर दोनों ही पार्टीज को जो है वो प्रॉपर टाइम दिया जाएगा सुनवाई का, ठीक है, जिसमें हम कंपोनेंट भी देखे, पहले तो नोटिस जाएगा, फिर उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, फिर उसको जो है वो एग्जामिनेशन का भी राइट दिया जाएगा, यदि वो अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहता तो भी चुन सकता है। और थर्ड ग्राउंड क्या था, रीजन डिसीजन, ये जानने का भी उसको पूरा राइट है पार्टीज को कि क्या पर्टिकुलर रीजन थे जिसको देखकर, जिसको जान के बाद जिस मैटर को कोर्ट ने देखते हुए उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में जो है वो डिसीजन दिया, ठीक है, या उसके अगेंस्ट में जो है डिसीजन दिया, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।